हाय क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में एफपीटीपी, पीआर सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। एक इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम एफपीटीपी के ही हमने क्यों अडॉप्ट किया। पहली चीज, इंडिया में एफपीटीपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको एक बार छोटी समरी में समझा रही हूँ, उसके बाद फिर हम ये क्यों अडॉप्ट किया गया, यही सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज एफपीटीपी, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या मतलब है? हमारा पूरा इंडिया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप पार्ट्स की तरह कंसिडर कर लो। 543 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर एक पार्ट से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, राइट? अब कौन जो जिस पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, मेजॉरिटी सबसे ज्यादा वोट्स जिसको मिल जाते हैं, जिस भी पार्टी को, वो विनर डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, लिंक दे दूंगी फर्स्ट पार्ट का, वहां जाके प्लीज समझ लो। अब इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया गया? सबसे पहली चीज, इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, जब मैंने आपको पीआर सिस्टम समझाया था, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, राइट? कि अच्छा इतनी वेरिएशंस है, ये चीज है, एक फॉर्मूला भी याद कर लो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, ये सब चीजें। बट एफपीटीपी इज एक्चुअली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि भाई अच्छा जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल रहे हैं, जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल रहे हैं, उसको आप विनर डिक्लेयर कर दो। तो आम लोगों के लिए, कॉमन वोटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और उनके लिए जिनको कोई पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत आसान है ये समझना। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको कैंडिडेट के बारे में पता होता है। पीआर सिस्टम में आपको कैंडिडेट के बारे में नहीं पता होता कि आप किसको वोट कर रहे हो, क्योंकि आप पार्टी के बेसिस पे वोट कर रहे होते हो। बट एफपीटीपी में आपको पता होता है कि अच्छा कि ये कैंडिडेट को मैं वोट कर रही हूँ। ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और मुझे ये कैंडिडेट का काम पसंद है। आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलता कि पीआर सिस्टम में कि अच्छा इसको इतने वोट्स मिल गए हैं तो अब हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सरप्राइज दे रहे हैं कि अच्छा ऐसा बंदा आके खड़ा हो गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। ठीक है, जो वोटर्स हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता होता है कि अच्छा अगर हम इसको वोट कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये सब काम करेगा। बट जब मैं पीआर सिस्टम की बात करूं, पीआर बेस्ड इलेक्शंस की बात करूं, तो स्टेबल गवर्नमेंट भी वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब एक चीज है, आप लोग इमेजिन करो, एफपीटीपी में क्या है कि अच्छा जिसको मेजॉरिटी मिल गई वो रूलिंग पार्टी बन जाएगा, वो सरकार बना लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें एफपीटीपी में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पीआर सिस्टम में क्या होता है, पीआर सिस्टम में तो जितनी पार्टीज को वोट्स मिल गए उतनी पार्टीज को सीट्स भी मिल जाएंगी उतनी। ठीक है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश होना मुश्किल है, राइट? इसके बाद रिजर्वेशंस की बात की गई है। रिजर्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज, रिजर्वेशन जब कुछ सीट्स पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इतनी सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। अब वो कम्युनिटी किस बेसिस पे है? जो पास्ट में जितनी भी चीजें रही हैं, फॉर एग्जांपल एससी एसटीज के लिए जो रिजर्वेशंस हैं, तो किस बेसिस पे रहा है? क्योंकि जो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, इस बेसिस पे जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए रिजर्वेशंस दी गई हैं, कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पार्लियामेंट में हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, दो तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस की गई, समझना अब इसको। दो तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है? अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी को इलेक्ट करना है, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझा रही हूँ, अगर मुझे लड़कियों को इलेक्ट करना है तो लड़कियां ही उसको वोट करेंगी। एक लड़की ही इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी और लड़कियां ही उसको वोट करेंगी। और अगर मुझे किसी लड़के को चूज करना है तो वो लड़के ही वोट करेंगे उस लड़के को, और लड़कियां उनको वोट नहीं करेंगी। ठीक है,
अब अगर इसको आप समझो, अगर मुझे एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोगों को चुनना है तो एससी का बंदे को एससी बंदे ही चूज करेंगे, जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वही कम्युनिटी के बंदे उनको वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे विमेन्स को चुनना है तो विमेन्स ही वोट कर पाएंगी, विमेन वोटर्स ही वोट कर पाएंगी। तो ये माना गया कि ये तो अपने आप में एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है कि अगर इनके अलग इलेक्शंस कंडक्ट हुए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमने कंडक्ट कराए, तो ये हमारे इंडिया को फर्दर डिवाइड कर देगा। ठीक है। दूसरा क्या था, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तरीका आजमाया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। बट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एट लास्ट हमने अपनाया। इसका मतलब क्या है कि अच्छा इतनी % ऑफ सीट्स जो हैं वो इस कम्युनिटी के बंदे के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 2019 के डेटा के हिसाब से 84 सीट्स रिजर्व की गई थी आउट ऑफ 543। तो जो 84 सीट्स पे कौन कौन से कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे, और उनको वोट पूरा इंडिया करेगा कि अच्छा उन जो कंटेस्टेंट्स हैं वो जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उनमें से हम किसको चाहते हैं कि कौन जीते। पूरा इंडिया वोट करेगा बट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बंदे ही खड़े होंगे। ठीक है, उतने बंदे इलेक्ट होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए तो 84 मेंबर्स होने जरूरी हैं जिनको फाइनली इलेक्ट करके लाया जाएगा, और शेड्यूल कास्ट के लोग ही उन सीट से इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व की गई हैं कुछ सीट्स, किनके लिए, एससीज और एसटीज के लिए। सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद 2030 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि रिजर्वेशंस रहेंगी। अब 2030 के बाद भी अमेंडमेंट के थ्रू हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 2030 के बाद भी हम रिजर्वेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं अगर अमेंडमेंट आ गई। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, जो हम समय समय कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आउट ऑफ 543, ये 2019 के डेटा के हिसाब से है, आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स में से 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई थी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया इस पूरे उसमें रिजर्वेशन के टॉपिक में। सबसे पहली चीज, दो तरीके के इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहला ब्रिटिशर्स ने किया था, जो कि हमें लगा कि भाई फर्दर हमारे इंडिया को डिवाइड कर रहा है। क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसका नाम था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि जिस कम्युनिटी का बंदा है उसको उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से डिवीजन ही हो गया कि अगर एससी हैं तो उनको एससी वोट करेंगे, एसटी हैं तो उनको एसटी वोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमने अपनाई, मतलब कि पूरा इंडिया वोट करेगा बट कुछ % ऑफ सीट्स हर एक कम्युनिटी को दे दी जाएंगी, उन कम्युनिटीज को जिनके साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया था, जिसकी वजह से हमें लगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस करी, उनके लिए हमने सीट्स रिजर्व कर दी। अब उन सीट्स पे उसी कम्युनिटी के बंदे खड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व हुई हैं और एसटी के लिए हमारी 47 सीट्स रिजर्व हुई हैं, तो उतनी सीट्स हम उन्हीं कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को देंगे पर पूरा इंडिया इसमें वोट करेगा। ठीक है, इसके बाद अब डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये रिजर्वेशन का जो पूरा मेथड है, कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, कैसे होंगी, कौन देखता है, कौन डिसाइड करता है कितनी सीट्स क्या रिजर्व होनी चाहिए? डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। डिलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके साथ मिलके काम करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये काम करती है। अब किस तरीके से रिजर्व किया जाता है? एक स्टेट में डिलिमिटेशन कमीशन देखती है कि एक स्टेट में कितने % जो पॉपुलेशन है
वो SC और ST की है, उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, अब विमेन्स की रिजर्वेशन की भी बात होती आई थी बहुत पुराने टाइम से कि विमेन्स को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बिल भी पास हुआ, बट अब तक वो बिल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लोकल बॉडीज में, जो हमारी लोकल और अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि हाँ, विमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन हो चुकी है। बट जहां पे बात आएगी रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, वहां पे अब तक विमेन्स के लिए रिजर्वेशन नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, 2023 में बिल पास हुआ था, बट अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने बहुत जरूरी हैं अगर हम एक कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुए, बहुत सारी क्या उसको बोल सकते हैं हम, गपला बोलते हैं शायद, हाँ, अगर वो हुआ तो वो चीज ठीक नहीं होगी डेमोक्रेसी के लिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए क्या किया गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो किया गया। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? सबसे पहली चीज, जितने भी एडल्ट्स हैं वो सारे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, चाहे वो किसी भी रिच हो, पुअर हो, कोई भी स्टेटस हो उनका, वो सारे वोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एडल्ट्स हैं, अगर वो एडल्ट वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक election it is required that all adult citizen of country must be eligible to vote in the elections। उनको वोटिंग का अधिकार है। 1989 तक ये जो एज थी क्या थी? 21। बट 1989 के बाद इस एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया कि पहले 21 इयर्स वाले जो लोग थे वो वोट कर सकते थे। अब यहाँ पे जो 18 इयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्शंस में कौन खड़ा हो सकता है, इसके लिए भी मिनिमम एज क्राइटेरिया अलग अलग दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में जिसकी एज 25 इयर्स है, और भी बहुत सारे ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, बट एज की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में 25 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं, और राज्यसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए 30 इयर्स एज जरूरी है। ओके, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, अभी तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इलेक्शन कमीशन को लेके, जिसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर इसके बारे में रिसर्च करना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि इलेक्शंस को सुपरवाइज करना और कंडक्ट करवाना। इलेक्शंस की सारी चीजें, चाहे वो इलेक्टोरल रोल रेडी करना हो गया, सिंबल्स देने हो गए, कोई भी काम इलेक्शन से रिलेटेड होगा, कब इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, वो सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, अब ये राइट इलेक्शन कमीशन को कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका सुपरिटेंडेंस, इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, या फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो डिसाइड करने का अधिकार किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324(1). ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल लोकल बॉडीज इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए और चीजें अलॉट की गई हैं। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे बना, क्या है। सबसे पहली चीज, इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। ठीक है, हर एक स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है, मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। अभी आप मुझे बताओ कि सिंगल मेंबर बॉडी है हमारा इलेक्शन कमीशन या मल्टी मेंबर बॉडी है? सिंगल मेंबर एज इन पूरे इलेक्शन कमीशन का एक ही हेड होगा, मल्टी मेंबर एज इन कि एक या दो पर्सन और उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। ये प्लीज डेट्स याद करने वाली हैं, मैं जो बोल रही हूँ उनको लिख लो कहीं पे। 1989 तक
टिल 1989 इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। जस्ट बिफोर 1989 के जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर लिया गया, राइट। जस्ट 1989 के इलेक्शन से पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और अपॉइंट कर लिया गया। Soon after the election, the commission converted to its single member status. जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वैसे ही दोबारा से वो सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। सो बेसिकली 1989 तक वो सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1989 के इलेक्शन से जस्ट पहले क्या हुआ, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया और 1989 के इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए, सारी चीजें हो गई, वैसे ही सिंगल मेंबर बॉडी दोबारा उसको बना दिया गया। 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को दोबारा से अपॉइंट किया गया, ठीक है, और दोबारा से वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई और तब से लेके अब तक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो बेसिकली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया जो कि सारी चीजें देखेंगे। अब इनमें से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबके पास इक्वल पावर्स हैं, तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं। अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, ठीक है। 6 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और 65 की एज तक, बेसिकली रिटायरमेंट एज क्या है 65, तो 65 की एज अगर हो गई या 6 इयर्स का टर्म कंप्लीट हो गया तो उनको दूसरे बंदे को इलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो बंदा 65 की एज कंप्लीट कर लेगा, चाहे वो उसको 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर बने हुए, उसको रिटायर कर दिया जाएगा और दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो 6 इयर्स उसकी मिनिमम टर्म है, मैक्सिमम टर्म है, ठीक है। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको सिर्फ प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। अब कैसे, दोनों हाउसेस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनमें स्पेशल मेजॉरिटी गेन करके ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट इस चीज के लिए सारा इम्पीचमेंट, इस पूरे प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोला जाता है। चाहे वो प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल हो गया, इनके रिमूवल के प्रोसेस को इम्पीचमेंट का प्रोसेस बोला जाता है। और इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब रोल क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मतलब क्या इनका रोल क्या रहता है, क्या फंक्शंस रहते हैं। सबसे पहला, वोटर्स लिस्ट को अप टू डेट रखा जाए। हर दिन कितने लोगों की डेथ होती है, कितने लोगों का जन्म होता है, कितने लोग होते हैं जो 18 साल का जो एक कोटा है वो पूरा करते हैं, तो उनका अप टू डेट वोटर्स लिस्ट तैयार करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इसके बाद डिटरमाइन द टाइमिंग, इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस की प्रिपरेशन का सारा काम। उसके बाद नॉमिनेशंस फाइल करने का सारा काम, जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उनकी नॉमिनेशन का सारा काम। लास्ट डेट नॉमिनेशन की कब क्या रहेगी, उसके बाद पोलिंग की डेट्स क्या रहेंगी, सारी चीजें, या रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, इलेक्शन के प्रिपरेशन से लेके, लिस्ट प्रिपेयर करने से लेके, इलेक्शंस होने से लेके इलेक्शंस खत्म होने तक का सारा काम, इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस करने तक का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पोस्टपोन कर सकता है इलेक्शंस को पूरी कंट्री में, कैंसिल कर सकता है। अगर एक स्टेट में उसको लगता है कि भाई अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर स्टेट में, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हुआ है तो कैंडिडेट्स को वो बताना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद रीपोल अगर हमें करना है, अगर हमें लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, अगर हमें रीपोल करना है तो भी वो इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट्स को रिकाउंट करना है, वो सारा इलेक्शन कमीशन का काम है। और पार्टीज को सिंबल अलॉट करना, किस पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाएगा, ये भी अलॉटमेंट किसकी काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन का
इतना सारा जब काम है तो कुछ डिफिकल्टीज भी वो फेस करते हैं। क्या किस तरीके की डिफिकल्टीज हैं वो? सबसे पहला, अगर कोई मिलिटेंसी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, कहीं पे कोई मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही हो, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए, राइट? फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन द इलेक्शन। अगर मिड वे में पोस्टपोन करने हो इलेक्शंस को तो भी वो बहुत डिफिकल्ट उनके लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 में जब एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था कैंपेनिंग के द्वारा, तब भी इलेक्शंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। 2002 में, अब ऐसे एक दो केसेस मैं बता रही हूँ जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को डिफिकल्टी आई थी। सबसे पहले 1991 के इलेक्शंस, जहाँ पे कैंपेनिंग के वक्त एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे राजीव गांधी हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन को बहुत मुश्किल हुई थी। 2002 में जब गुजरात असेंबली इलेक्शंस होने थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी, बहुत चीजें उस टाइम पे वायलेंस हो रही थी गुजरात में, तब भी स्टेट जो इलेक्शंस हो रहे थे वो कंडक्ट कराने इम्पॉसिबल हो चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा कुछ मंथ्स के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को माना भी। ठीक है, तो पहली क्या थी? मिलिटेंसी एरिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराने बहुत मुश्किल हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। दूसरा, कब ऐसी सिचुएशन आई थी राजीव गांधी के असैसिनेशन के वक्त, जब कैंपेनिंग चल रही थी इलेक्शंस के लिए, तब भी इलेक्शंस को हैंडल करने में बहुत मुश्किल आई। और 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे, उस टाइम पे भी वॉयलेंस क्रिएट हो चुकी थी, स्टेट इलेक्शंस होने थे, जिसके बाद इतनी वॉयलेंस बढ़ने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट भी किया। कुछ मंथ्स बाद फिर वहां पे इलेक्शंस हुए। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आ रही है। अब इतनी सारी डिफिकल्टीज हो रही हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो गलत भी होती होंगी, हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है टाइम टू टाइम। पहले हो सकता है वो चीजें वैलिड हो, अब आज के टाइम पे वो चीजें वैलिड ना हो रही हो, तो क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, लाने चाहिए? सबसे पहला, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम एफपीटीपी टू सम वेरिएंट ऑफ पीआर सिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर काफी लोग अगर ये चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो पार्टी है वो ना जीते, तो उनका वेस्ट जो उनका इलेक्शंस का जो भी उनका डिसीजन है वो वेस्ट ना जाए। ठीक है, दिस वुड इंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू देयर वोट। जितने वोट्स हो उतनी उनको सीट्स मिले ताकि रिप्रेजेंटेशन नजर आए। देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर एटलीस्ट वन थर्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए विमेन्स के लिए पार्लियामेंट में और असेंबलीज में। इसके बाद मनी मैटर्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाए। जो हम देखते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे पैसों का बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत बुरी तरीके से भी इस्तेमाल हो रहा होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रही होती है और अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा होता है इलेक्शंस पे। तो इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए। कैंडिडेट जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उनको तो एकदम मना ही कर देना चाहिए कि वो तो इलेक्शंस कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। अब आप लोग ये जरूर सर्च करना कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, राइट? इसके बाद कास्ट और रिलीजियस अपील्स को कि हम आपकी कास्ट के हैं हमें वोट दो, हम आपके रिलीजन के हैं हमें वोट दो। लोग एक्चुअली इंडिया में यही करते हैं कि अच्छा ये तो अपनी कम्युनिटी का बंदा है इसको वोट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस चीज पे कुछ ना कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंट रहे, डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस कंटेस्ट करे, इस चीज के लिए भी, इसकी फंक्शनिंग के पीछे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर पूरी वीडियो को अगर दोबारा सुनना चाहते हो जरूर सुनो, ये समझना बहुत जरूरी है एक एक चीज को। और काफी चीजें हैं जो आप अपनी तरफ से भी, जो आपको लगता है कि अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम में
या इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग में ये रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, अगर कोई ऐसा आइडिया है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आपके 11th और 12th के फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर दो, सो दैट अगर उनके काम आ पाए तो उनके काम ये वीडियो जरूर आए। थैंक यू, बाय बाय।